फ्रेंड्स, मैं रंजना और आप देख रहे हैं लॉ विद रंजना। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल क्या है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है। ठीक है, देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना क्या है, एक आधार है। जैसे आप मकान बनवाते हैं, हम बनवाते हैं, सारे बनवाते हैं, तो उसकी एक आधार होती है, उसकी एक नींव होती है। जितनी वो मजबूत होगा उतना ही आपका जो घर है वो मजबूत होगा, जो मकान है वो मजबूत होगा। ठीक है, उसी तरह संविधान है, उसकी भी प्रस्तावना है। तो जितनी वो मजबूत होगी उतना ही हमारा संविधान मजबूत होगा। तो क्या कहती है ये प्रस्तावना? प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, यानी परिचय है। जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो जो कोर्ट है वो प्रस्तावना को देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान का परिचय देती है। यह संविधान का उद्देश्य, उसके आदर्श, उसके मूल्यों को स्पष्ट करती है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है, एक और जगह आत्मा कहा गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो बाबा अम्बेडकर ने पूछते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो 32। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, पहला प्रश्न बनता है। तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। इसमें क्या घोषित किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। क्या है इसके उद्देश्य? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है। अगर हम बात करें तो देखिए, ये प्रश्न आपसे घूम फिर के आप जितने भी आप अगर पेपर देते हैं, मान लीजिए आपने 10 दिए तो 10 में 6-7 में ये प्रश्न बन जाएगा कि जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस, तारीखें अलग हैं। और अगर पूछते हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ है, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, और ये 26 जनवरी 1949 को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे, पहले नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। अब आपसे जो प्रश्न बनेंगे या बनते हैं वो पूछते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी जो प्रेम्बुल है, हमारी जो प्रस्तावना, उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो 4 या 3 दे देंगे, एक नहीं होगा उसमें, ऐसे करके पूछेंगे। या एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो प्रस्तावना उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। वो उसमें आएगा कि 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, तो एक बार हुआ है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको PDF अवेलेबल है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? भाई बहुत महत्व है, क्योंकि इसे संविधान की आत्मा माना जाता है। ये संविधान के जो निर्माता थे उनको क्या आदर्श थे, उन्होंने क्या सोचा था, क्या उद्देश्य लेके उन्होंने बनाया था, और राष्ट्र की दिशा को ये स्पष्ट करती है। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो भैया, संविधान का परिचय। प्रस्तावना संविधान का एक संक्षिप्त परिचय देती है। इससे संविधान के उद्देश्य और दर्शन का हमको पता पड़ता है। संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। यदि किसी संवैधानिक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट ना हो, तो जैसा मैंने बताया था अभी कि स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय प्रस्तावना की सहायता लेकर उसकी व्याख्या करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। शासन की दिशा को निर्धारित करती है। यह बताती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, क्या होता है कि ये शब्द भी आपसे ऊपर नीचे कर देंगे, तो इनको क्रोनोलॉजी आप लाइन से लगाइए जैसा है संविधान में। तो ये आपको बहुत से तो स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि रोज जब प्रेयर होती है तो ये करवाया जाता है, संविधान जो प्रस्तावना है, तो बच्चों को रट जाता है। कभी कभी आप जैसे इंटरव्यू देते हैं तो आपसे ये पूछ लेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है, तो आप बताइए।
तो ये आपको अगर आप रट लेते तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नागरिकों के लिए प्रेरणा है। प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदर्शों का पालन करने और राष्ट्र की जो एकता अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। अब देयर इज ए ग्रेट देर इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक। और संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको समझने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये केस आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द भारत के स्वरूप, उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट करते हैं और इन शब्दों को समझते हैं। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन क्या है? भारत का अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण अधिकार है। ठीक है, यानी आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी देश हो, हमारे इंटरनल है, हमारे आंतरिक मामले हैं और हमारे बाहरी मामले हमारी वो है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो आप कहें कि दूसरा देश वो मामलों पे हस्तक्षेप करे या प्रशासन, ऐसा नहीं। ये पूरा भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसका अधिकार है। ये शब्द 26 जनवरी 1950 से ही हमारे प्रस्तावना में इंक्लूड है। समाजवादी क्या है? अब इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाज के जो सभी वर्ग हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। धन और संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा और शोषण रहित समाज की स्थापना, यानी कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। भारत सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा का में कार्य करता है। ठीक। पंथ निरपेक्ष, इसको भी 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, जिसको क्या कहते हैं? मिनी संविधान। 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान। पंथ निरपेक्ष यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। ना हिंदू मुस्लिम सिख, ऐसा नहीं कि हमारे राज्य का हमारा कोई धर्म हो, नहीं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक क्या है? लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। ठीक है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, जन का तंत्र, लोकतंत्र। तो भारत की सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के ही प्रति वो उत्तरदायी होती है। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, 18 वर्ष का हो, है ना, जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, तो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, वो चुनता है। ठीक है। जनता ही अंतिम रूप से सभी शक्तियों की मालिक होती है। उद्गम और स्रोत और विशेषताएं क्या है प्रस्तावना की? प्रस्तावना में व्यक्त आदर्श और उद्देश्य की प्रेरणा भारत और विश्व के विभिन्न स्रोतों से ली गई। हाँ, ये प्रश्न आपसे बनते हैं कि पर्टिकुलर पूछ लेंगे ये कहाँ से लिया गया, कौन सी देश से लिया गया है, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो देखिए, हमारे यहाँ पर लगभग 200 साल शासन किसने किया? अंग्रेजों ने किया था। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इंग्लैंड से ली गई हैं, अंग्रेजों से ली गई हैं और बाकी अन्य से ली गई हैं। तो हमारा संविधान इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दूसरों से ली है, अच्छाई का समावेश किया है। ठीक है। तो ये पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की उद्गम शक्ति हम भारत के लोग में निहित है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो दर्शाता है संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। यह वाक्य सीधे अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है और यह जनसत्ता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया? यहाँ से लिया गया। अच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आयरलैंड के संविधान से, समाजवादी आयरलैंड के संविधान से, पंथ निरपेक्ष आयरलैंड के संविधान से, लोकतांत्रिक ब्रिटिश संविधान से, गणराज्य फ्रांस से और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का ही आदर्श रूप था, यहाँ से। अखंडता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लिया गया है। ठीक है। संविधान का परिचय और स्वरूप बताती है ये विशेषताएं हमारे प्रस्तावना की। संविधान के उद्देश्य, उसके आदर्श, उसके मूल्यों को व्यक्त करती है। यह संक्षिप्त है, स्पष्ट है, निश्चित और प्रेरणादायक है।
इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे मौलिक उद्देश्यों को निहित किया गया है। संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप का कार्य करती है, यानी गाइड का काम करती है। यह परिवर्तनशील है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी कानून, कोई भी संविधान हमेशा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब वो बना था तब परिस्थितियाँ, जब स्थितियाँ अलग थी, आज अलग है, कल अलग होंगी, तो इसलिए इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो परिवर्तनशील है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, जो हमने केस बताया था केशवानंद भारती का केस, उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और संविधान की मूल संरचना को समझने में ये महत्वपूर्ण निर्णय भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय जो प्रेमबोल से संबंधित है, कौन से हैं? देखिए, बेरुवारी यूनियन केस महत्वपूर्ण केस है। भारत सरकार ने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देने के लिए समझौता किया। प्रश्न उठाया गया कि क्या केवल कार्यपालिका की शक्ति से ऐसा किया जा सकता है, ये प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द हमारी सार्वभौमिक सत्ता को दर्शाता है, अतः क्षेत्र का त्याग केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, महत्व, प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की व्याख्या की गई है। केशवानंद भारती, जैसे हमने देखा, ये मामला कहाँ का था? ये केरल भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। ठीक है, 13 न्यायाधीश, भैया इससे ज़्यादा तो न्यायाधीश नहीं बैठे हैं, जो पीठ थी 13 से ज़्यादा नहीं बैठे, तो सबसे ज़्यादा इसी में बैठे थे इस केस में। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो नष्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप संशोधन कर सकते हैं। न्यायालय स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है और यह मूल संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, महत्व क्या है? प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और यह मूल संरचना सिद्धांत को समझने में सहायक है, ऐसा माना गया। LIC ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, कंज्यूमर वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 का मामला है। बीमा अधिनियम की धारा 14(1)(d) की संवैधानिक वैधता को इसमें चुनौती दी गई। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका को ऐसे कानून बनाने का राइट है, अधिकार है। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका जो महत्व है, प्रस्तावना के उद्देश्य और संविधान की व्याख्या कानून की वैधता तय करने में मार्गदर्शक भूमिका निभाती है। देखिए, अब आपकी जो परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, यह संविधान की मूल संरचना को समझने में सहायक है, ये भी ठीक है। न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तावना से सहायता ले सकती है, यानी व्याख्या कर सकती है। बेरुवारी केस में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की व्याख्या की गई थी। केशवानंद भारती में प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना गया और LIC केस में प्रस्तावना के उद्देश्यों को मार्गदर्शक बताया गया। प्रस्तावना की प्रकृति और संवैधानिक स्थिति को देखते हैं, कैसी है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, संविधान के दर्शन, आदर्श, उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। इसकी प्रकृति और संवैधानिक स्थिति को समझना इसीलिए जरूरी है। क्या है प्रस्तावना की प्रकृति और संवैधानिक स्थिति? तो प्रकृति पहले देख लेते हैं। परिचयात्मक है, यानी इंट्रोडक्टरी है। प्रस्तावना संविधान का परिचय देती है। उद्देश्यात्मक है, यह संविधान के उद्देश्य, उसके आदर्शों को स्पष्ट करती है। व्याख्यात्मक है, यह संविधान की व्याख्या में एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। सीमित, यानी प्रस्तावना स्वयं में कोई अधिकार या कर्तव्य प्रदान नहीं करती है, ठीक, लेकिन इसे सीधे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न बनता है, क्या प्रस्तावना को लागू कराया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। राज्य की सीधे नहीं कर सकती। प्रकृति, राज्य की प्रकृति को दर्शाने वाली, यह भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अब इसकी स्थिति कैसी है, संवैधानिक स्थिति? तो यह भिन्न भाग है, ठीक है। यह संविधान की मूल संरचना को समझने में सहायक है, ये भी ठीक है। यह न्यायालयों के लिए संविधान की व्याख्या करने में एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन
ऐसा संशोधन हो जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट ना करता हो। केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया। प्रस्तावना में निहित मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यानी पूरे देश संविधान में ये व्याप्त है। संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी से ही लागू हुआ 1950 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द जनसत्ता के सिद्धांत को प्रकट करता है। सॉरी। प्रस्तावना मूल अधिकारों में क्या संबंध है? प्रस्तावना में निहित आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को संविधान के भाग 3 में लागू किया गया। भाग 3 आगे पढ़ेंगे तब बताते कि किस भाग में क्या चीज़ कही गई है। भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, ऐसे पूछते हैं। कुल कितने भाग हैं? प्रस्तावना के आदर्श और संबंधित मूल अधिकार। न्याय, जस्टिस, अर्थ क्या है इसका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। कौन से फंडामेंटल राइट? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से निषेध। 16 लोक सेवाओं में समान अवसर, जैसे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और अवसर प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कहाँ है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। कैसे? अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, आवागमन, निवास, पेशा चुनने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जो बहुत बड़ा है और टाइम टू टाइम इसमें विस्तार ही हो रहा है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उदाहरण, व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी पसंद के अनुसार जीवन यापन कर सकता है, जीवन जी सकता है। समानता यानी इक्वलिटी, सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 भेदभाव का निषेध। 17 अस्पृश्यता यानी छुआछात का अंत करता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं बंधुता कहाँ पर है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A, ये 51A किस में है? ये तो कहाँ पर? ये मूल अधिकार में है या राज्य के नीति निदेशक तत्व में? तो ये नीति निदेशक तत्व में। ठीक है। नागरिकों का कर्तव्य एकता और अखंडता की रक्षा करना। सभी नागरिक भाईचारे की भावना से रहें और देश की एकता को बनाए रखें। विशेषता और संवैधानिक महत्व क्या है? प्रस्तावना केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये संविधान निर्माताओं की विचारधारा, उस उद्देश्य और भारत के भविष्य की एक दिशा है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं संक्षिप्त है, सारगर्भित है। प्रस्तावना छोटी है लेकिन अत्यंत सारगर्भित है। इसमें संविधान के मूल उद्देश्यों को समाहित किया गया है, आदर्शों की घोषणा की गई है। ये भारत के आदर्श, उसके मूल्यों की घोषणा करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का इसका आधार है। संविधान की पहचान। प्रस्तावना संविधान की पहचान और परिचय है। यह हमें बताती है कि संविधान किस उद्देश्य के लिए है। व्याख्या में सहायक होता है। जब न्यायालय को लगता है कि इससे सहायता लेनी चाहिए तो वो व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकता है। न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना है। देश की एकता और अखंडता का ये प्रतीक है। सभी नागरिकों में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देती है। जनता की संप्रभुता का प्रतीक। ठीक, हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि सत्ता का स्रोत जनता है, ना कि कोई राजा या विदेशी शक्ति। परिवर्तनशील है, हाँ अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें। प्रस्तावना में निहित आदर्शों के अनुरूप संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। मूल संरचना से संबंध। प्रस्तावना में निहित आदर्श संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा परीक्षा हेतु ये तो आप पढ़ ही लेंगे। इसमें जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, इसमें कुल 42 शब्द संशोधन से पहले और 52 शब्द वर्तमान में संशोधन के बाद है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रस्तावना भारत के मूल कर्तव्य यानी कि जो आपके ड्यूटीज़ हैं,
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाई राइट है तो ड्यूटीज़ होंगी, जब राइट नहीं है, जब अधिकार नहीं है तो कर्तव्य नहीं होंगे। अधिकार हैं तो जाहिर है आपके कहीं ना कहीं कर्तव्य होंगे, और कर्तव्य हैं तो अधिकार होंगे। तो क्या है अब आपके कर्तव्य? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) भी प्रस्तावना की मूल भावना सॉरी मैंने वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व बोला, वो मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को सुरक्षित और बढ़ावा देते हैं, ठीक। प्रस्तावना के आदर्श क्या है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, मूल कर्तव्य। देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, महिला की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को त्याग करना, ठीक है। अनुच्छेद 51(a)(e)(f). अच्छा, अभी क्या है? अभी वर्तमान में 11 है, पहले कितने थे? 10 थे, 10 थे ना जो मूल कर्तव्य थे, तो ये 11 हैं। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता को महत्व देना, उसका आदर करना। 51(a). समानता, सभी नागरिकों के समान अधिकार, समान अवसर, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना बढ़ाना, स्त्री पुरुष में समानता को बढ़ावा देना। 51(a) का E। बंधुता, फैटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना का विकास करना। 51(a)(c)(e), ठीक है। और ये आपके जो भैया राइट्स मूल कर्तव्य हैं, उनको हम देख लेते हैं, लाइन से देख लीजिएगा। 1, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। 2, 51(b) ऐसे कर सकते हैं हम, लाइन से 1, 2 करके बता रहे हैं। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। 3, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। 4, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर देश की सेवा करना, राष्ट्रीय सेवा करना। 5, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना, स्त्री पुरुषों में समानता का भाव रखना। 6, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आदर करना और उसे संरक्षित करना। 7, क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, जीव जंतुओं के प्रति सद्भाव रखना, दया भाव रखना। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। और मूल कर्तव्य 9वां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से, मतलब ये नहीं कि आप रेलवे आपकी संपत्ति है तो आप उसके बल्ब नोच रहे हैं, पंखे उठा के ले रहे हैं, ऐसा नहीं। सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। और 11 जो बाद में इंक्लूड हुआ था, अब आप बताइए ये कौन से अनुच्छेद किस संशोधन के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, यानी कि आप लागू नहीं करवा सकते, जस्टिकेबल नहीं है, लेकिन ये नागरिकों के लिए नैतिक और सामाजिक दायित्व है। नैतिकता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम डंडे नहीं मारेंगे, नैतिक दायित्व है। ये प्रस्तावना के आदर्शों और व्यावहारिक जीवन में अपनी प्रेरणा देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51(a) है, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, नागरिकों के नैतिक दायित्व है। अब कुल मिलाकर जो हमने देखा है वो है प्रस्तावना का जो सार है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। यह भारत की एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के संकल्प को यह व्यक्त करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने का मार्ग प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेन पॉइंट क्या है। संविधान की प्रस्तावना भाग 3 में स्थित है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ये आप बताइए, या ये गलत लिखा है, ये आप बताना मुझे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत और 26 जनवरी 1950 से लागू है। क्या ये है? हाँ या ना, ये भी आप बताइएगा। हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, हाँ या ना, ये भी आप बताइएगा। तो 3 आपको बताने हैं। और भारत में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती, क्या ये शब्द इसी लाइन में है या अलग अलग है? ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत द्वारा संरक्षित, केशवानंद भारती केस है या बेरुवारी वाला केस है, ये बताइएगा।
सब शब्द जो हैं समाजवादी पंथ और अखंडता, ये कहाँ जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये आपको बताना है। आंसर इसी में इंक्लूड है, अब बताना है बस, यस ये गलत है या सही, ये आपको बताना है। यह संवैधानिक दर्शन, आदर्श और उद्देश्यों की घोषणा करते। अच्छा, इसको एक पॉइंट सरल भाषा में और देखें तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। यह संविधान के उद्देश्य और आदर्शों की घोषणा करती है। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया। 1950 में इसको लागू किया गया, डेट 26 जनवरी है। हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है और मूल संरचना ये आप देख चुके हैं। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता, अवसर और विधि के समक्ष, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता से संबंधित है। मेन पॉइंट हमने मैन केस देखे, वेरुवारी यूनियन केस देखा, केशवानंद भारती केस देखा, LIC का केस देखा, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रश्न भी इंक्लूड कर दिए गए हैं और आंसर भी आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने सरल शब्दों में आपको वर्णन करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। भाषा दोनों में ये आपको PDF मिल जाएगी। और इसी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो लॉ विद रंजना को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।